about एडमिशन प्रोसीजर ऑफ GGSIPU 2019-20 तक जो भी एडमिशन प्रोसीजर रहा है उसके बारे में सभी जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी. आई होप द सेम पॉइंट्स विल बी फॉलोड इन 2020-21 एडमिशन प्रोसीजर एज वेल. बट ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन बहुत ज्यादा अनसर्टेन है क्योंकि अभी तक फाइनली ये भी डिसाइड नहीं हुआ है कि रजिस्ट्रेशन डेट्स अभी हाल ही में शायद 4th ऑफ मई को रजिस्ट्रेशन डेट्स फिर से आगे बढ़ाई हैं यूनिवर्सिटी ने. दैट इज टिल 25th ऑफ मई यू कैन रजिस्टर फॉर CET एग्जाम. नाउ लेट अस बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ IPU University. GGSIPU University is basically a state university. It was established in 1998 and it is working as a teaching cum affiliating university. Teaching cum affiliating university here means we have some university schools that is they are in the campus of university and there are some affiliated colleges of GGSIPU. Its main campus is in Dwarka and it is running almost 474 courses. And the specialty of all these courses are this, that they all are the professional courses, right? And these all courses are under 17 streams. The streams consist of humanity, the commerce, the sciences, the arts, and a lot of streams are there. It offers professional degrees at the graduate as well as postgraduate level. Then diploma courses are there. These diploma courses are also of like PG and UG in nature, and then certificate courses are also being offered by GGSIPU. There are 118 colleges affiliated with GGSIPU. बहुत सारे students की हमारे पास queries आती हैं कि हम IPU यूनिवर्सिटी के उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं. ABC या XYZ किस भी कॉलेज का बच्चे नाम लेते हैं और पूछते हैं क्या ये कॉलेज एफिलिएटेड है, क्या ये कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है. तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि यदि कोई कॉलेज एफिलिएशन है जिसकी भी GGSIPU से, तो वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है, उस कॉलेज की डिग्री आपकी वैलिड होगी. फाइन. नाउ अब IPU यूनिवर्सिटी जो मेन एंट्रेंस एग्जाम IPU यूनिवर्सिटी का रहता है दैट इज CET, दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. जितने भी कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर उसमें CET कंडक्ट करवाती है यूनिवर्सिटी. CET कंडक्ट कराने का जो पर्पस है वो है रैंक्स डिसाइड करना जिसके बेस पे अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन होता है. CET के अलावा जो कुछ कोर्सेज हैं जिसमें कि नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फॉलो किया जाता है एडमिशन प्रोसीजर के लिए, वो है आर्किटेक्चर, दैट इज बैचलर्स इन आर्किटेक्चर. उसके लिए नाटा का एग्जाम में अपीयर होना जरूरी है. बीटेक में एडमिशन लेने के लिए IPU यूनिवर्सिटी में JEE मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होना जरूरी है. नीट अपीयर होना जरूरी है मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए, और क्लैट में अपीयर होना जरूरी है लॉ कोर्सेज में अपीयर होने के लिए. द सेम इज देयर इन MCA. निमसेट का एग्जाम जरूरी है देना. जब आप ये नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन कॉम्पीट करेंगे नाटा, जी, नीट, क्लैट, JRF, तो ही आप ये जो मैंने कोर्सेज लिखे हैं आर्किटेक्चर, बीटेक या मेडिकल या लॉ, इनमें आप एडमिशन ले पाएंगे. उन्हीं की रैंक के बेस पे इन कोर्सेज में एडमिशन हो पाएगा. अदरवाइज तो अदर देन दैट CET इसमें अलग से यूनिवर्सिटी कंसिडर नहीं करती. Fine. There are some courses, there are some vocational courses as well, जिसमें कि CET भी ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, CET कंडक्ट नहीं किया जाता. उसमें आपके जो रैंक है, जो आपके 12th में एग्जाम्स में आपका स्कोर किया है या आपने ग्रेजुएशन पे जो स्कोर किया है उसमें आप उसके थ्रू आपको इन वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है. लेट अस बिगिन विद द some updates related to admission 2020-21. As you all know, you must be knowing about it if you are visiting the website of IPU University regularly. Then registration date has been extended till 25th of May. अभी ये मेरे ख्याल से 3rd या 4th टाइम यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंड किया है और इसके पीछे हम रीजन सभी जानते हैं, कोविड-19. नाउ इसमें स्पेशलिटी ये है
आईपी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, कि आप अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हुए कोई मिस्टेक कर देते हैं, आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन पेज रिविजिट करने का टाइम मिलता है। उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपसे मिस्टेक हुई हो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हाल फिलहाल यूनिवर्सिटी ने डेट्स दी हैं 26 से 28 ऑफ मई 2020 तक की। यदि रजिस्ट्रेशन डेट्स को फिर से आगे एक्सटेंड किया जाता है 25 मई के बाद, तो ये एडिटिंग फॉर्म, जो ये एडिटिंग डेट्स हैं, वो भी एक्सटेंड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, राइट? This time, university is first time, that the very first time that CET examination will be conducted online. ऑनलाइन कंडक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर पे बैठेंगे, अपना लैपटॉप खोलेंगे और उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन देंगे। नो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सीईटी का मतलब है आपको प्रॉपर सेंटर्स बताए जाएंगे और वहां पर आपको सिस्टम अवेल होगा और ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपके वहां होंगे। अभी तक फिर से मैं बार बार यही दोहरा रही हूँ, अगर कोई चेंजेस हुए तो प्लीज 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 आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। नाउ एडमिट कार्ड्स विल बी इशूड इन जून। अगेन, if the registration date will not be extended, then it will be issued in June. Otherwise, admit cards will be issued according to the extension of the dates of registration. These are the updates so far that is there on the website of GGS IPU. Next, the important steps for admission are as follows. Firstly, आपको carefully registration करना है. Whatever the instructions are given on the registration page, you have to carefully read that and then you have to carefully register yourself. जो भी आप इंफॉर्मेशन दें वो बहुत क्लियरली मेंशन करें, आराम से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और जो आपका सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा उसका आप अपने पास आप प्रिंट आउट रखें, क्योंकि यह प्रिंट आउट आपका हर जगह काम आएगा। Until the time of admission आपका CET एप्लीकेशन फॉर्म आपके यूज में रहेगा। Now, next thing that you have to taken care of is this, that whenever we do write percentage, तो हम बड़ा जनरली लिख देते हैं कि अगर हमारी 50.99% है तो राउंड अप हम कर देते हैं उसको कि 60% है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। जो भी आपकी 12th में परसेंटेज रही है, एग्जैक्ट आपको वही परसेंटेज राइट डाउन करनी है सीईटी में। आप बिल्कुल 1% का भी इधर उधर नहीं करेंगे। जो भी एग्जामिनेशन हो सकता है 12th के एग्जामिनेशन, अभी तो निशंक जी ने जो बोला है कि एग्जामिनेशन होंगे जुलाई में, राइट? अगर तो 12th के एग्जामिनेशन जुलाई में होते हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि अगस्त में आपके एडमिशन प्रोसीजर हो स्टार्ट, बिकॉज एडमिशन प्रोसीजर तभी स्टार्ट होगा या एडमिशंस तभी होंगे जबकि हमारा रिजल्ट आ जाएगा 12th का। और अगर गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एक कयास लगा रही हूँ, मैं सिर्फ एक क्लेमन आपको बता रही हूँ कि जितने एग्जाम्स में बच्चे अपीयर हो गए हैं उन्हीं का एग्रीगेट लगाकर एडमिशन लें, तो भी आपको एग्जैक्ट वही आपको परसेंटेज लिखनी है जो कि आपकी आई है। 12th में 50% आना जरूरी है, 50% स्कोर करना जरूरी है सीईटी में अपीयर होने के लिए। नेक्स्ट इज, देयर आर द चांसेस, देयर आर द कैंडिडेट्स विद अस जो कि सीबीएसई से और एनआईओएस में ट्रांसफर कर लेते हैं खुद को, या एनआईओएस से सीबीएसई, राइट? that means कि आपने बोर्ड अगर चेंज किया है विद इन द सेम क्लास, देन यू शुड हैव द प्रूफ ऑफ दैट। आपके पास उसका एक्यूरेट प्रूफ हो, ड्यूली साइंड बाय द अथॉरिटी कि आपने बोर्ड चेंज किया है, राइट? नेक्स्ट इज, जब आप सीईटी फिल करेंगे तो उसमें आप अपना स्टेटस जो लगाएंगे, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, जो आपका लॉगिन आईडी होगा और जो पासवर्ड होगा वो किसी से शेयर ना करें। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिकॉज उनको इतना अवेयरनेस नहीं रहती, तो जिस कॉलेज में वो जाते हैं उस कॉलेज में जाके वो अपना कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालने के लिए बहुत इजीली अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर कर देते हैं। तो प्लीज डू नॉट डू दैट। फाइन, कीप इट सिक्योर एंड सेफ विद यू। While filling up your registration form, उसमें अपना फोन नंबर, एटलीस्ट आप अपने 2 फोन नंबर्स जरूर दें, ईमेल आईडी वो दें जो आप रेगुलरली यूज करते हैं और जो आपके पास हैंडी है, फोन नंबर वो दें जिसके ऊपर अगर आपकी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से कोई कॉल आती है तो आपको इजीली वो रिसीव हो सके। So please carefully provide your phone number and email ID, and the same phone number and email ID should be provided to the institutions at the time of the admission,
right? Next is that you have to carefully scan your sign and photograph. इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, जिसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। जब भी आप साइन और फोटो को स्कैन करें तो प्लीज अपना जो एरिया है सिग्नेचर वाला और जो एरिया है फोटोग्राफ वाला, सिर्फ उसी को स्कैन करें, पूरे पेज को स्कैन ना करें। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूरी गाइडलाइंस दी हुई है कि क्या साइज होना चाहिए साइन का और फोटोग्राफ का, राइट? और जो आप फोटोग्राफ यूज करें एट द टाइम ऑफ एडमिशन while in the registration form, in the registration for during registration और during admission, कोशिश करें आपकी सेम फोटोग्राफ हो, बिकॉज वही फोटोग्राफ आपकी जब तक आप उस कोर्स में रहेंगे। मान लीजिए आपने बीबीए में एडमिशन लिया, तो जो आपने फोटोग्राफ यूज की थी सीईटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट दीज 3 years आपकी वही फोटोग्राफ यूज होने वाली है सभी डॉक्यूमेंट्स में। तो आप फोटोग्राफ क्लीन हो, क्लियर हो, विद वाइट बैकग्राउंड हो और रीसेंट फोटोग्राफ हो। ऐसा ना हो कि आपने 11th की या 10th की कोई भी रैंडम फोटोग्राफ उठा के लगा दी है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट इज you have to be very much careful while filling up all the information. Fine. अब आगे आता है क्वेश्चन कि ये काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है। जब आप सीईटी एग्जामिनेशन दे देंगे तो सीईटी एग्जाम देने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है कि काउंसलिंग में क्या रहेगा। सीईटी आपने दे दिया, सीईटी का रिजल्ट आ गया आपके पास, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट करते हुए यू हैव टू सबमिट अ फी ऑफ ₹1000 काउंसलिंग में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो, फाइन। ये भी हो सकता है आपने डीयू में एडमिशन ले लिया इन बिटवीन या आप किसी और यूनिवर्सिटी में चले गए, तो आपके लिए काउंसलिंग प्रोसीजर में या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना। अदरवाइज तो अगर आपको आईपी में ही एडमिशन लेना है, आप डिटरमिन्ड हैं कि मुझे इसी कोर्स में इसी यूनिवर्सिटी में लेना है, या फिर आपका कुछ इन अ फ्लक्स चल रहा है, आपका मूड की पता नहीं हमारा किसी और यूनिवर्सिटी में होगा या नहीं, देन यू हैव टू बी वेरी मच रेगुलर एंड यू हैव टू टेक पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग, फाइन। अब फर्स्ट काउंसलिंग में, काउंसलिंग के भी राउंड्स होंगे, फर्स्ट काउंसलिंग होगी, सेकंड काउंसलिंग होगी, क्वाइट पॉसिबल थर्ड काउंसलिंग राउंड भी होता आया है, मैं ये नहीं कहूंगी होगी, होता आया है। तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में अपीयर होने का चांस मिल जाएगा, फाइन। लेकिन जब आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो मैंने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि फी ₹1000, आपको ₹1000 की ऑनलाइन ही फी सबमिट करानी है, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अदरवाइज तो आपकी पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगी, फाइन। नाउ जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उस वक्त भी आपको एक फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन ही वो फॉर्म होगा। उसमें आपसे आपकी चॉइसेस पूछी जाएंगी कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसमें आपसे लिस्ट होगी 1 2 3 4 ऐसे सीरियल नंबर होगा, तो आपको उन कॉलेजेस का नाम सेलेक्ट करना है। पहले यू हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक एंड वेरी मच क्लियर कि मैं, मेरी चॉइसेस क्या हैं। जो दूसरी मिस्टेक बच्चे करते हैं वो है कि अपने चॉइस ऑफ द कॉलेजेस का उन्हें पता ही नहीं होता, तो रैंडमली जो भी उनके मूड में आता है, जो भी उसके सामने आता है, वो चॉइसेस वो फिल करते चले जाते हैं। सो यू बी वेरी मच केयरफुल। आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करें कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सो दैट यू कैन केयरफुली फिल द चॉइसेस, फाइन। इसलिए ही आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी चॉइस बताओ, आपके अपने किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। नेक्स्ट इज, जब आपकी काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा आपके पास 1 या 2 दिन बाद, अब जब आपके पास काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो आपके पास एक शीट आपको दिखाई देगी स्क्रीन पर, फाइन। उस शीट में क्या लिखा होगा कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है। अगर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग किसी कॉलेज में एडमिशन आया है तो दैट यू हैव बीन एडमिटेड टू, और दिस कॉलेज जो भी आपने, और ये जो कॉलेज का नाम आएगा, ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रैंक के अकॉर्डिंग कि आपकी कौन सी रैंक है और आपके चॉइस के अकॉर्डिंग वो कॉलेज सिलेक्ट होके आपके पास आएगा, फाइन। अब अगर आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया है तो आप उस सीट को फ्रीज कर दीजिए। उसमें 2 ऑप्शन होंगे, फ्रीज और स्लाइड, फाइन। अब आपको अगर आपकी मनपसंद कॉलेज मिल गई है चॉइस, तो आप फ्रीज कर दीजिए।
फ्रीज का मतलब होता है you would not be able to take participation in the further counselings, and freeze means you have selected the choice given by the university about your admission. Fine. फ्रीज कर दिया आपने। अगर फ्रीज नहीं करना आपको और नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, अगर फ्रीज किया तो आप जाकर एडमिशन प्रोसीजर फेस कीजिए। अगर आपने फ्रीज नहीं किया तो आप स्लाइडिंग राउंड में जाइए और नेक्स्ट आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। फाइन। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेरी है जो मैं आपको बता ही देती हूँ, जो बच्चों की आती है कि हमारा तो कॉलेज में एडमिशन का हमारे पास ऑप्शन आ गया था, लेकिन हमने फ्रीज नहीं किया। तो हम आपका फ्रीज अगर आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट काउंसलिंग में अपीयर हो जाएंगे। इट मींस जिस कॉलेज में आपका एडमिशन अभी हुआ है वो भी आपके पास सीट अवेल नहीं रहेगी। फाइन। नेक्स्ट, स्लाइडिंग मींस यू विल हैव टू अपीयर इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, और जब आप नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपीयर होंगे तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं है कि आपको आपकी चॉइस का कॉलेज मिलेगा। सो प्लीज जब भी आप डिसीजन ले इसके रिलेटेड तो टेक अ वाइज डिसीजन एंड बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट इट, अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द कॉलेज। एंड वेन एवर यू विल सिलेक्ट द कॉलेज यू हैव टू डू अ थॉरो स्टडी कि आपके पास जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी कि उस कॉलेज में सीट्स कितनी हैं, किस रैंक तक उस कॉलेज में सीट्स भरी गई हैं, आपके क्या चांसेस हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी रैंक क्या है और उस कॉलेज में किस रैंक तक सीट भरी है। मान लीजिए आपकी रैंक है 2000, आप एडमिशन लेना चाहते हैं एबीसी कॉलेज में। फाइन। उस एबीसी कॉलेज में जो फाइनल रैंक में फर्स्ट राउंड में एडमिशन्स हुए वो हुए हैं 1500 तक, 1500 की रैंक वालों के एडमिशन हुए हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका 2000 रैंक है तो अगली काउंसलिंग में आपके कितने चांसेस हैं। सो यू विल हैव टू टेक अ रफ आइडिया ऑफ दैट। आप इसके रिलेटेड कॉलेज में भी पूछ सकते हैं, आप इसके रिलेटेड थोड़ा वेबसाइट पर जो अपडेट्स आएंगी कॉलेज के एडमिशन के रिलेटेड वो भी चेक कर सकते हैं। अब जब आप स्लाइडिंग राउंड में जाते हैं तो उसमें क्या होगा, या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग क्या होती है। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगेन सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग ये नहीं होता कि आगे वाले रैंक से स्टार्ट करेंगे। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी जो स्टार्टिंग वाली रैंक है हमेशा उसी से स्टार्ट होती है और इसमें भी एडमिशंस आर डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। फाइन। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट रैंक, और काउंसलिंग में जो अपीयरेंस होती है, जो काउंसलिंग की जाती है, इट इज टोटली प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द वैकेंट सीट्स अवेलेबल इन द कॉलेजेस। ये भी चांसेस होते हैं जो टॉप कॉलेजेस होते हैं यूनिवर्सिटी के, उनकी फर्स्ट 2 राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग में पूरी सीट्स फिल हो जाती हैं। फाइन। लेकिन स्टूडेंट्स अवेयर नहीं होते इन चीजों के लिए और वो उसी कॉलेज के लिए फाइट करते रहते हैं और इसलिए उनका एडमिशन कहीं नहीं हो पाता। तो प्लीज अपना ये ध्यान से देखें। आपको अपडेट्स मिलती हैं, यूनिवर्सिटी अपडेट डालती है साइट के ऊपर कि कौन से कॉलेज की कितनी सीट्स फिल हो गई हैं और किस रैंक तक गई हैं। यू विल हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट। नाउ the students who have attended the first counseling they can also attend the second counseling। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, उनको जो कॉलेज मिला है फर्स्ट काउंसलिंग में उससे अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो सेकंड काउंसलिंग में भी अपीयर हो सकते हैं, जो मैं पहले ही पॉइंट आपको बता चुकी हूँ। नाउ अ कैंडिडेट हु फेल्स टू अपीयर इन पर्सन ऑन द नोटिफाइड डेट एंड टाइम फॉर काउंसलिंग, ये बहुत ध्यान देने वाला पॉइंट है कि अगर आप देखिए फर्स्ट काउंसलिंग हुई उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको 1 या 2 दिन देगी अपने चॉइस के कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए। इफ यू आर फेल्ड टू रिपोर्ट ऑन द ड्यू डेट्स इन दैट कॉलेज और आपसे नीचे की रैंक वाला कोई बच्चा एडमिशन आकर ले गया तो आपका एडमिशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको फिर से काउंसलिंग में अपीयर होना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? मैं फिर से बताती हूँ कि काउंसलिंग राउंड्स के बाद 1 या 2 दिन यूनिवर्सिटी टाइम देती है कॉलेजेस में रिपोर्ट करने का। जो भी कॉलेज आपने चूज किया है, फ्रीज करके चूज किया है और आपको श्योर है कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इवन देन आपको
यूनिवर्सिटी 2 दिन देगी कि आप जाओ उस कॉलेज में रिपोर्ट करके आओ, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा के आए। लेकिन अगर आप उन ड्यू डेट्स में जाकर रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप जाकर कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराएंगे, तो आपकी सीट को सिक्योर नहीं किया जाएगा। आप अपना एडमिशन सीट के अगेंस्ट एडमिशन क्लेम नहीं कर सकते। Now, what if admission is taken and I want to change the institute? ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एडमिशन ले लेंगे, रिपोर्ट कर देंगे और फिर उनको लगेगा कि नो, आई वांट टू चेंज द इंस्टीट्यूट। इन दैट केस what you can do, that you can submit a डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹5000। आप सीईटी कोड के साथ अपना ₹5000 ऑफ डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, एंड देन यू मे अगेन अपीयर इन द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। फाइन। However, this change of program institute will be allowed only if candidate reports on the scheduled venue, date and time, or else he will not be allowed to exercise this option. ये clearly ये कहता है, अगर आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जाके, मान लीजिए आपने एक फ्रीज कर दी सीट, आपने ड्यू टाइम पर इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन भी ले लिया, तभी आपको विड्रॉल का, या तभी विड्रॉल मैं नहीं कहूंगी, तभी आपको इंस्टीट्यूट चेंज करने का मौका मिलेगा। अगर आपकी सीट फ्रीज हो गई और आपने रिपोर्ट नहीं किया इंस्टीट्यूट में जाके, तो आपको अपना इंस्टीट्यूट का चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। In both the cases, whether you want to change the institute or you do not want to change the institute, you have to report in the college, in the institution during the time given by the university after the counseling round. A candidate who fails to exercise the option in person during second counseling, fine, he or she shall forfeit the right for a vacant seat even if he or she had higher rank. This is the point that I have already cleared you. If you not response, if you will not report in the college, then college will not consider your admission on the basis of this, that you have freezed your seat for any program. And neither this is the responsibility of the university, nor this is the responsibility of the college or the institution. This is wholly solely the responsibility of the candidate to be aware, to be careful, and to be very much careful about reporting in the institution with the proper documents. इसके बाद हमारी आती है ओपन हाउस या स्पोर्ट काउंसलिंग, हम इसे बोलते हैं। ओपन हाउस या स्पोर्ट काउंसलिंग बेसिकली उन सीट्स के अगेंस्ट होती है जो इंस्टीट्यूशंस में वेकेंट रह जाती है। दिस इज अगेंस्ट द रिमेन्ड वेकेंट सीट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन द डिफरेंट प्रोग्राम्स। ओपन हाउस काउंसलिंग में उन्हीं प्रोग्राम्स के लिए काउंसलिंग होती है जिनके लिए सीट्स वेकेंट हो जाती है, और उन्हीं कॉलेजेस के लिए ये काउंसलिंग होती है जिनमें सीट्स वेकेंट रह जाती है। नाउ इफ any candidate wants to participate in open house counseling, ये open house counseling again बच्चों को चांस देती है अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए। इसमें 1000 रुपीज की एक एडिशनल फी लगती है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन ओपन हाउस काउंसलिंग, then you will have to pay for the additional 1000 rupees. ओपन हाउस काउंसलिंग में आपको एक और मौका मिलता है, अगर आप अपने किसी दूसरे प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। मान लीजिए आपने बीबीए में भी भर रखा है फॉर्म और बीकॉम में भी भर रखा है, राइट, सीईटी दे रखा है। आपने बीबीए में एडमिशन ले लिया, लेकिन काउंसलिंग के इस दरमियान आपको लगा कि नहीं मुझे बीकॉम करनी है, फाइन। अब बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ चांस मिल सकता है ओपन हाउस काउंसलिंग में कि आप अपनी फिर से 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी जमा कराइए काउंसलिंग फी में, और 5000 का अलग से ड्राफ्ट बनवाइए। 6000 का इकट्ठा ड्राफ्ट नहीं बनेगा, 1000 का अलग से बनेगा, 5000 का अलग से बनेगा, एडिशनल फी होती है। और वहां पर आप बीकॉम के लिए फाइट कर सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं। सेकेंडली, यहाँ पर आपको फिर से चांस मिलता है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में
चेंज करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट चेंज करना चाहते हैं। फाइन। नाउ स्पोर्ट काउंसलिंग नोटिस विल बी नोटिफाइड विद द सेकंड काउंसलिंग राउंड। सेकंड काउंसलिंग राउंड के साथ ही आपको स्पोर्ट काउंसलिंग राउंड की नोटिफिकेशन साथ साथ नहीं मिलेगी, तो लाइक द नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। मिलियन डॉलर क्वेश्चन। मिलियन डॉलर क्वेश्चन क्या होता है आईपी में? ये मैनेजमेंट कोटा क्या है? फाइन। मैनेजमेंट कोटा बच्चे बेसिकली these are the 10% of the total seats that is allocated as a management quota seats as per the policy of government of NCT of Delhi in self-financing institutions. Now I will make it clear here that most of the colleges, that is 75 or 80% of the colleges affiliated from IP University are self-financing colleges, self-financing institutions. अब इन सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को राइट होता है अपनी जो टोटल सीट्स हैं, मान लीजिए कहीं पर 100 सीट्स हैं किसी भी कोर्स में, तो उन 100 सीट्स में से 10 सीट्स मैनेजमेंट कोटा की होंगी, जिसमें कि इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट को पूरा राइट होता है वो सीट्स डायरेक्ट फिल करने का। डायरेक्ट फिल करने का मतलब यहाँ नहीं है कि आपने सीईटी एग्जाम नहीं दिया और आप उन सीट्स में एडमिशन ले सकते हैं। नो, even if you want to take admission under management quota, even then you have to appear in CET examination. आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है एडमिशन की, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा। दैट इज 12th स्टैंडर्ड पे आपके 50% मार्क्स हो, आपने सीईटी का आपका रैंक हो, तो ही आप मैनेजमेंट कोटा पर एडमिशन ले सकते हैं। फाइन। इवन अभी जो लास्ट ईयर हुआ है मैनेजमेंट कोटा में भी रैंडमली एडमिशन नहीं लिया गया इंस्टीट्यूशंस में, उसमें भी यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट किया कि जहां पर काउंसलिंग फिनिश हुई है जिस रैंक पर, मैनेजमेंट कोटा में भी रैंक वाइज आप एडमिशन लेंगे। अगेन मैं बताती हूँ, मान लीजिए कोई 4000 रैंक वाला भी मैनेजमेंट कोटा की सीट के लिए फाइट कर रहा है और कोई 5000 वाला रैंक वाला बच्चा भी मैनेजमेंट कोटा की सीट के लिए फाइट कर रहा है, और उसकी लिस्ट में हम लिस्ट बना लेते हैं उसकी कि हमारे पास कौन कौन से मैनेजमेंट कोटा के बच्चे आए हैं या जो एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं मैनेजमेंट कोटा में, उसमें भी इंस्टीट्यूशंस को ये बोला गया है, डायरेक्ट किया गया है कि जिसकी हायर रैंक हो, जैसे जिसकी अब 4000 रैंक वाले बच्चे को प्रीफरेंस दी जाएगी एज कंपेयर टू द 5000 के रैंक वाला बच्चा। फाइन, ये भी है। बाकी डिपेंड्स कि किस रैंक के बच्चे उसमें रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट कोटा के अंदर, तो वहां पर चांसेस थोड़ा उन बच्चों के लिए रह जाता है ज्यादा मैनेजमेंट कोटा में जिनका कहीं पर काउंसलिंग राउंड में मिस हो गया है, कोई काउंसलिंग राउंड, या फिर वो एडमिशन नहीं ले पाए, या फिर उनका नंबर नहीं आया किसी इंस्टीट्यूशन में, तो वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में जाकर अप्रोच कर सकते हैं दैट वी वांट टू सिक्योर अवर एडमिशन अंडर मैनेजमेंट कोटा। दिस इज अ चांस फॉर देम। फाइन। मैनेजमेंट कोटा के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई किसी भी डेट पर आप चले जाएंगे, उसमें भी यूनिवर्सिटी आपको डेट प्रोवाइड करेगी, कॉलेजेस को डेट प्रोवाइड करेगी, एक शेड्यूल प्रोवाइड करेगी दैट विद इन द गिवन time period, within the given schedule, you have to take the admission of the students of management quota. Fine. After that due date, even the students who are approaching for the admission under management quota, if they have not reported in the college with the documents, with all the required documents, तो उनका एडमिशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अभी तक आपने क्या नटशेल में निकालूं तो थोड़ा सा मैं अभी तक समअप कर देती हूँ। पहली चीज, आपको जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लॉगिन बार बार देखना पड़ेगा कि क्या क्या नोटिस आ रहे हैं। सेकेंडली, ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी रेगुलर बेस पे कई बार तो एक दिन में 2-2 नोटिस भी निकाल देती है, तो प्लीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड चीज जो आपको रखनी है याद, दैट इज ऑफ द डेट्स। जो भी आपको डेट, रिपोर्टिंग की डेट या विड्रॉल या फिर एडमिशन, काउंसलिंग, ये सभी डेट्स जो हैं वो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा जब तक आपका कहीं पर एडमिशन सिक्योर नहीं हो जाता। नेक्स्ट इज that I have told you now while filling up the application for admission. Fine. सीईटी में अपियर होना आपको बिल्कुल ये नहीं कहता कि आपका कहीं पर एडमिशन हो जाएगा। सीईटी में अपियर होना इज जस्ट
first step of securing yourself for for taking admission in the institution. That is it. This is not गारंटी टू यू सीईटी में कि हम अपीयर हो गए तो हमारा कहीं ना कहीं एडमिशन होगा. आपको पढ़ना पड़ेगा. अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीईटी में अच्छा रैंक लाना होगा. फाइन. नेक्स्ट इज that I have told you that only qualifying the CET examination or conducted by the university or national level test. आपने CLAT में मान लीजिए आपने CLAT CLAT the test that is there to compete for the seats against LLB law. अगर आपने क्लैट में मान लीजिए आपने अपीयर कर लिया है खुद को और क्लैट का आपके पास एक रैंक है, लेकिन वो रैंक एक ऐसा रैंक नहीं है कि किसी कॉलेज में एडमिशन दे सकें, तो वो आपका एडमिशन नहीं होगा. अगर आपने आपका रैंक वाइज कहीं पर एडमिशन नहीं हो पाता, तो इट मीन्स यू विल हैव टू अगेन अपीयर फॉर द सीईटी और अगेन अपीयर फॉर द नेशनल लेवल टेस्ट इन द अपकमिंग ईयर. आई विश किसी के साथ ऐसा ना हो, बट यस दिस इज द वन फैक्ट. सीईटी में या किसी एग्जाम में अपीयर होना कोई गारंटी नहीं है कि आपका कहीं एडमिशन हो जाएगा. And these are the points that I have taken from the brochure. You can read these points under point number 30 and 31. What aspirants have to do? अब आपको क्या करना है? आपको मैंने बता दिया एडमिशन कैसे होगा, क्या प्रोसीजर है. प्लीज डू नॉट पैनिक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. अभी जो 12th के बच्चों में बड़ी बेचैनी है, बहुत ज्यादा बेचैनी है कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारे एग्जाम्स नहीं लिए गए हैं. ये बच्चे, ये जो टेंशन है ना आपकी, ये सभी आप छोड़ दीजिए. आप निशंक जी पे छोड़ दीजिए, अवर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, आप उन पे छोड़ दीजिए, एमएचआरडी पे छोड़ दीजिए, आप यूनिवर्सिटीज के ऊपर छोड़ दीजिए. फाइन. आपका इसमें आपको टेंशन लेके कुछ हासिल नहीं होने वाला. आपको इन बिटवीन दिस आपको कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि आप हमसे मिलिए, हमसे बात कीजिए, हम आपको इस कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर देंगे, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला देंगे. तो प्लीज अपने ऊपर थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए. किसी भी ऐसे पर्सन की बातों में आप ना आए. कहीं पर भी आप रैंडमली अपने पैसे वेस्ट ना करें कि आप कहीं पर भी अपने एडमिशन करवाने के लालच में किसी को पैसे दे दें. तो प्लीज वो सब मत कीजिएगा पैनिकी वाली सिचुएशन में. अपने ऊपर विश्वास रखिए कि जब भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा. आपके पास अभी टाइम है. सीईटी की एग्जामिनेशन की सॉरी प्रिपरेशन कीजिए. अपने जो नेशनल लेवल टेस्ट हैं उनकी प्रिपरेशन कीजिए. बहुत अच्छा एक टाइम मिला है आपको, बहुत टाइम मिला है. अगर एग्जाम होंगे तो भी आपको एग्जाम देकर आप अच्छा सिक्योर करके आएंगे. नहीं होंगे तो जितने एग्जाम दिए हैं उसके अगेंस्ट आपको एडमिशन लेने का चांस मिलेगा. तो वट एवर इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू हैपन विद एवरीवन अराउंड इंडिया, राइट? यू आर नॉट द ओनली वन. तो प्लीज सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए, सारी टेंशन हटा दीजिए. नेक्स्ट इज आपको करना है कि अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में एस्पायरेंट हैं एडमिशन लेने के लिए, तो प्लीज अपने वेबसाइट्स को रेगुलरली आपको विजिट करनी है आईपी यूनिवर्सिटी की और नोटिस को बहुत ध्यान से पढ़ना है. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज follow the statements of education minister and notices from MHRD. yes, this is a very main point. अभी उन्होंने कहा है कि जून एंड तक एग्जाम लेंगे, जुलाई में एग्जाम लेंगे. तो जो एजुकेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है वो बहुत कुछ क्लियर करती है कि आगे यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स कैसे इफेक्ट होने वाले हैं. अगर जुलाई में एडमिशन लेंगे, जेईई का रिजल्ट अगस्त में आएगा, तो अगस्त में ही एडमिशन होगा बीटेक में. ये मान के चलिए, ये बहुत अंडरस्टूड बात है. फाइन. कोई आज आपको आके कह दे कि मैं आपका बीटेक में एडमिशन करा दूंगा उस यूनिवर्सिटी में, फाइन. आप जाकर को सिर्फ रिपोर्ट करनी है या फिर आपको उस दरमियान आपको रिपोर्ट करनी है. तो प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. आपको जेईई देना होगा और जब सरकार बोलेगी तभी आप एग्जाम में अपीयर होंगे ना. उससे पहले तो अपीयरेंस कहीं नहीं होगी. और जब सरकार बोलेगी कि एग्जाम होंगे तभी यूनिवर्सिटी एडमिशन लेगी. उससे पहले तो कुछ होने वाला ना यूनिवर्सिटी में है ना कहीं पर है. सो बी केयरफुल फॉर दैट. फॉलो वेबसाइट ऑफ एंडलेस करियर फॉर द लेटेस्ट एडमिशन इन्फॉर्मेशन. द लास्ट पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. हमारी जो अपडेट्स होंगी रिलेटेड टू एडमिशन वो हम आपको एंडलेस करियर पर देते रहेंगे. तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपडेट्स को देखते रहिए. फाइन. अब कॉलेज सेलेक्ट कैसे हो, मैं जल्दी से वाइंड अप कर देती हूँ.
कॉलेज का सिलेक्ट करने का प्रोसीजर वो तो आपकी पर्सनल चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है। कई लोगों के तो दिमाग में भी होगा कि हमें सिर्फ इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कहीं और जाना नहीं है, फाइन। लेकिन चूज कीजिएगा दैट द कॉलेज दैट इज नियर टू योर प्लेस, फाइन, कि आपको कम्यूट करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। जितना नियर होगा उतना ज्यादा आप अपनी स्टडीज को फोकस कर पाएंगे, इतना ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे लाइफ को। Next is you have to see and you have to be very much careful that is it offering placement services. There are the colleges who say and who commit that they provide the placement services. आप इस चीज को थोड़ा सा स्टडी करके कॉलेज में एंटर कीजिएगा कि कितनी प्लेसमेंट सर्विसेज कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, किन किन कंपनीज में कर रहा है, परसेंटेज क्या है, हर एक साल कितने स्टूडेंट्स हैं जो जाते हैं सर्विसेज में कॉलेज की तरफ से, राइट, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं कैंपस में, फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय द कॉलेज। आपका जब आईपी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो एक बात आप मान के चलिए कि डीयू जैसी मस्ती वहां नहीं होगी। आई मे बी वेरी मच ब्लंट एंड वेरी मच क्लियर फॉर दिस, लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। यहाँ पर क्योंकि सारे जो कोर्सेज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो कोर्सेज और प्रोग्राम्स प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ें ना, मस्ती करें, लेकिन गेस्ट लेक्चर कौन कौन आ रहे हैं, फाइन, फील्ड विजिट के लिए कहाँ कहाँ लेकर जाया जा रहा है, कौन सी इंडस्ट्री विजिट्स हैं, अच्छी इंडस्ट्रीज हैं या फिर लोकल इंडस्ट्रीज हैं, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर आपको जितना आपको कॉलेज लाइफ में एक्सपोजर मिलेगा आपका फ्यूचर उतना बेटर होने वाला है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, फाइन। नेक्स्ट इज यू हैव टू वेरी मच बी केयरफुल वेदर द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल। अगर कॉलेज आपके घर से दूर है, कम्यूट नहीं कर सकते, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल करें। एंड the last but not the least, I always focus upon this point कि आप लोग जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो कैंटीन के ऊपर थोड़ा बच्चों का फोकस रहता है, तो प्लीज विजिट कैंटीन, सी वेदर इट इज इन द हाइजीनिक कंडीशन और नॉट, फाइन। क्योंकि बच्चे बाद में बड़ा ज्यादा क्रिप करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि यहाँ की कैंटीन अच्छी नहीं है। तो प्लीज पहले जाकर आप इंस्टीट्यूशंस में पूरा विजिट करके आ सकते हैं, जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर जाएं। ये सभी क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस है, यू मे आस्क ओवर देयर टू द टीचर्स, वहां पर होंगे आप लोगों को समझाने के लिए एडमिन में, राइट। यू हैव टू फोकस ऑन दीज एरियाज। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, दिस इज द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। आपके पास फोटोग्राफ हो, 10th 12th की मार्कशीट हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, आपको 10वीं में एक सर्टिफिकेट मिला होगा अदर देन द 10th मार्कशीट, आपके पास वो हो, और आपके पास एक 12वीं में भी आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा, 12th का सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट, वो आपके पास दोनों हो। देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्कूल और गेजेटेड ऑफिसर, आपको स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करेगा, अपडेटेड वो हो। अगर आपका स्कूल इशू नहीं कर पा रहा टाइम पे तो किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आप वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट करवा सकते हैं। जो मैं अभी पॉइंट्स बोल रही हूँ ना बेटा, कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, these all certificates, the language and these all certificates are there attached in the admission brochure of IIP University। लास्ट में देखिए सारे annexures लगे हुए हैं, वहां से आप ये सारी चीजें निकाल के करवा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट है, जैसे एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है, 2 एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट्स लगेंगे, बहुत मैंडेटरी है, कैंडिडेट का और पेरेंट्स का, राइट। एक आपके थ्रू आपके अंडरटेकिंग होगी और एक आपके पेरेंट की अंडरटेकिंग होगी। ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी एनेक्शर में लगा हुआ है एडमिशन ब्रोशर में, फाइन। अगर आप किसी कैटेगरी में लाए करते हैं तो आपके पास वो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो। ये रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका यूनिवर्सिटी से भी अप्रूव होगा पहले, यूनिवर्सिटी फिर आपको एक स्लिप देगी, वो स्लिप आपको ऑब्टेन करानी है एडमिशन टाइम पे, फाइन। इन सभी एडमिशन आपके पास, हाँ इसके साथ ही आपके पास आपकी रैंक सर्टिफिकेट हो, जहां पर आपका रैंक आया है, जितने भी आप आपके काउंसलिंग में अपीयर होने का जो फ्रीजिंग लेटर हो, जहां आप फ्रीज करेंगे अपनी सीट, वो भी हो। वो मैं इस स्लाइड में पूरे में अपडेटेड कर दूंगी, अभी मैंने शायद डाला नहीं है वो सब पॉइंट्स। आई हैव रिटर्न रैंक कॉपी शुड बी देयर, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो मैंने आपको बोला था काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए 1000 रुपीज की रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगी, और आपको यूनिवर्सिटी फी देनी होगी, फाइन। यूनिवर्सिटी फी की फी स्लिप आपके पास हो। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको एडमिशन टाइम पे जाने हैं। कम से कम आपकी 8
और फोटोकॉपी कम से कम 2-3 सेट आप फोटोकॉपी के लेकर जाएं। फाइन, अटेस्टेड हो तो बहुत अच्छी बात है। फाइन। नेक्स्ट इज दैट अंडरटेकिंग गिवन बाय द कॉलेज शुड बी रीड केयरफुली। आप जो अदर देन द फॉर्म्स, कॉलेज आपसे कोई अंडरटेकिंग फिल कराएंगे और उनके जो फॉर्म्स है, कॉलेज फॉर्म्स फिल कराई जाएंगी, उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे। आप ब्लाइंडली किसी भी डॉक्यूमेंट को फिल करके ना आए, तो प्लीज रीड दैट केयरफुली। फाइन। उसमें आपके कुछ आपके पर्सनल कंडक्ट से रिलेटेड, आपकी अटेंडेंस से रिलेटेड, आपके आपके बिहेवियर से रिलेटेड, फी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस होंगी, तो प्लीज वो ध्यान से पढ़िए, ताकि आप बाद में कॉलेज को ब्लेम ना करें, यूनिवर्सिटी को ब्लेम ना करें कि हमें तो ये पता ही नहीं था, पता नहीं क्या कर दिया कॉलेज ने मेरे साथ, पता नहीं कहाँ से ये पॉइंट आ गया है। तो बाद में फाइट ना करें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ब्लेम ना करें। बी वेरी मच केयरफुल, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर फ्यूचर, दिस इज योर चॉइस that you are taking admission in XYZ ABC college. Fine. So be careful. Thank you for the patient listening, and please follow up our website, and you can check out this Facebook page of Endless Career for the latest updates. And please check again, I'm telling you, please go through the website of GGSIPU, read the brochure carefully, the admission about all the eligibility criterias and all the documents that are required at the time of admission. Thank you a lot. Thanks a lot. Thank you, Abhilasha ma'am.